अस्सलाम वालेकुम। खासी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की 75वीं एनिवर्सरी पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर मैसाके मईशत जो है उसकी डिमांड उन्होंने उसकी ऑफ़र की। उन्होंने कहा कि यहाँ से चीज़ों का आगाज़ हो सकता है। तहम ज़्यादा दिलचस्प, उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात वो है जहाँ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, जो PMLN के सीनियर लीडर भी हैं, PMLN के इंसाइडर भी हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने अब ये खुल्लम खुल्ला ब्लैक एंड वाइट में दावा कर दिया है कि सितंबर ही के महीने में वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ सकते हैं। ज़रा सुने जावेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। नवाज शरीफ के बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं कहा जा सकता। एक जमात के सरबराह के हाथ पांव बांध कर दूसरे की सहूलतकारी करें, ये मुमकिन नहीं है। जो डॉक्टर है ना, वो मुख्तलिफ वक्तों में अपनी राय चेंज करते रहते हैं। उस वक्त के जो डॉक्टर थे वो मुनासिब नहीं समझते थे कि पाकिस्तान का मौसम माहौल ठीक है। हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे कि मलक आरिफ साहब तुसी भी उसे पहुंचोगे। ये बुनियादी तौर पे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि डॉक्टरों की ओपिनियन आनी जानी बात है, वो तो तब्दील होती रहती है। वो मौसम देखते हैं, उसके हवाले से अपने फैसले करते हैं। डॉक्टरों को भी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो बेसिकली पाकिस्तानी सियासत ही का एक हिस्सा समझ रहे हैं। लेकिन अगर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की ये पोजीशन है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवल प्लेइंग क्यों चाहिए, इसके जवाब में अगर हम सुने और फिर जो मिसाके मईशत की बात की शहबाज शरीफ साहब ने, दोनों चीज़ों को मिला के जवाब आता है फवाद चौधरी साहब से। इंतखाबात को जिस तरीके से डिले किया जा रहा है वो नाकाबिले कबूल है। शहबाज शरीफ का ये कहना कि आप पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर छोड़ें, इलेक्शंस को छोड़ें और मईशत के ऊपर बातचीत कर लें, बिल्कुल अहमकाना बात है। आपकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर मिसाक करना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क है। आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा हम किसी तरह की बातचीत जो है उसमें नहीं जाएंगे। हम उसको मुस्तरद करते हैं। बताया जा रहा है कि PTI को दबाया जाए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए PTI को। ये आपने, मैं समझता हूं कि आप 1970 से सबक सीखने की जरूरत है। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को शक ये है कि मिसाके मईशत का बहाना इस्तेमाल करके इलेक्शन को मुलतवी किया जा रहा है, उसकी डिस्कशन को आगे किया जा रहा है, नए इशूज़ जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ बार बार इस डिमांड को या इस ऑफ़र को रद्द कर देती है। ये इनिशियल दोनों टुकड़े आपने देखे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल करीम कोंडी साहब, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के। कोंडी साहब बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम टू कोंडी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और अब्बास भूपी साहब मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब के, मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान बैतुल माल के। वेरी वार्म वेलकम टू सेनेटर ऑन अब्बास भूपी साहब। पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट और तज्ज़ियाकार सहाफ़ी, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल एक से ज़्यादा दफ़ा रह चुके हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं डिस्कशन का आगाज़ सेनेटर ऑन अब्बास आपसे अगर मैं कर लूँ कि शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, 12 आप वो जिक्र कर चुके हैं कि मईशत के हवाले से एक मिसाके मईशत जो है इकॉनमी के हवाले से हो सकता है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की 75th एनिवर्सरी पे जबकि मसलसल एक है कि कोई पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, उन्होंने उसमें ये पख भी लगाई है कि मिसाके मईशत एक आगाज़ हो सकता है। इन अदर वर्ड्स वो ऑफर कर रहे हैं कि एक ब्रॉड बेस पॉलिटिकल डायलॉग हो सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने हमेशा की तरह इसे रद्द कर दिया। क्या वजह है कि आप इस डायलॉग की ऑफर को मसलसल रद्द कर रहे हैं? जो इशू इस वक्त है वो एट हैंड है कि जी आप इस वक्त क्लैरिटी दें, बिकॉज पूरी जो एक कौम है इस वक्त ना वो हैजान की कैफियत में। देखिए, जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उनके पास मैंडेट नहीं है। जो लोग इस वक्त बाहर बैठे हैं सिस्टम से, जिनको आपने बाहर निकाल दिया है, वो एक पॉपुलर जमात है, एक पॉपुलर लीडर है, उसको आपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। तो कभी भी अवाम में जब इस किस्म की कन्फ्यूजन आएगी, मुल्क किसी भी तौर के आप जो मिसाके मईशत कर लें, जमहूरियत अपने रास्ते पर डल नहीं सकती। करेक्टर इज द मेन इशू। अभी ये आज जो जावेद लतीफ़ का आपने बयान सुनाया है,
अब इस किस्म के जो लोग हैं, इस किस्म के जो अवामिल हैं, ये कब बोलना शुरू करते हैं? यानी कि 4 महीने में आपको जावेद लतीफ कभी सुनाई नहीं देगा। इस वक्त अचानक क्योंकि पॉपुलैरिटी डाउन गई है, उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया, एक बंदे को टीवी बिठा देते हैं और ये अमूमन 6-6 महीने बाद इस तरह के जो शोशे हैं वो छोड़ने के लिए जावेद लतीफ को बिठा दिया जाता है। आप जावेद लतीफ जैसे लोगों के पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इसका मतलब ये है या तो हमारी बात मानो, नहीं तो फिर हम वो गुफ्तगू करेंगे जो कि हमारे लेवल से अगले लाइन पे चला जाएगा। मैं एक और बात बताऊं, मैं कैरेक्टर की बात की है, अगर फॉर एग्जांपल मियां नवाज शरीफ तशरीफ ले आता है तो इसका मतलब बीमार तो नहीं था, फिर तो वो सियासी चाल थी। अब इस किस्म के पॉलिटिकल लीडर जो सियासी एक लबादा ओढ़ के बीमारी का बहाना बना के पिछले 2.5 साल से बाहर बैठा और अचानक अब क्योंकि लग रहा है कि इमरान खान साहब को 11 जमातें नहीं हरा सकती तो एक नया पहलवान उतारा जाए, इट विल नॉट वर्क। लोग आपको जज कर चुके हैं। सो बड़े मियां के आने से या छोटे मियां की स्टेटमेंट देने से कुछ तब्दील नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हम बार्गेन के लिए बहुत सारी शर्तें रख सकते थे। हम ये भी कह सकते थे जी आप जो इलेक्शन के आपने रिफॉर्म्स रिवर्स किए वो भी ले आए। हम ये भी कह सकते थे कि आपने नैब के जो रिफॉर्म्स रिवर्स किए वो भी ले। हमने तो बड़ा सिंपल सा कहा कि इस वक्त कौम को एक कन्फ्यूजन है, आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करें और अल्लाह खैर सलाह। इलेक्शन अगर आप जी जाए तो 5 साल आपके, और अगर हम जी जाते तो लेट अस गवर्नर, फिर मिसा के मईशत पे बात होगी। इस टाइम तो कंफ्यूजन है, मतलब एक बात मैंडेट नहीं है, वो कहे जी बैठ जाए। आई डोंट थिंक सो कि लाइकली ये कोई वैलिड ऑफर है। सर, आपको शक है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं सितंबर में आ रहे? मुझे शक नहीं, मुझे सिर्फ ये एक ढकोसला है जी, ये एक वाइल्ड कार्ड खेला गया जानबूझ के कि जी बात को डाइवर्जन की तरफ लेके जाया जाए, अदरवाइज इसमें कुछ खास तो मुझे नहीं लगता कि ये ढकोसला है। अच्छा रुकिए, जरा रुकिए। फैसल करीम कुंड साहब, नवाज शरीफ साहब मोहतरम यहाँ से तशरीफ ले गए अक्टूबर 2019 में, जैसा कि आपको भी याद होगा। अक्टूबर 2020 1 साल, अक्टूबर 2021 2 साल, अब अगस्त 2022 इसका मतलब है कि 2 महीने कम 3 साल उनको हो गए, यानी 34 महीने से वो पाकिस्तान से बाहर है। इसके दरमियान कई दफ़ा ये बात उठी कि उनको वापस आना चाहिए। वो 15 दिन या 3 हफ्ते का यहाँ से दे के गए थे, 50 रुपये का एफिडेविट दिया हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो वापस नहीं आए। और हर दफ़ा कभी मियाँ जावेद लतीफ़ किसी और ने आके यही कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे तब वो आएंगे। अब ऑल ऑफ सडनली वो तमाम जो साइंटिफिक डिफेंस था बीमारी का वो ख़त्म हो गया है और सिर्फ ये है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए नून को। आप समझते हैं कि इससे नवाज शरीफ साहब को इस तरह से जब आएंगे ये सवाल उठेगा, आपकी पार्टी एलाइड है, आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की इस तरह से आने को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1-2 सवाल के जवाब देने से पहले, बिल्कुल आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से बाहर गए। मेरे भाई ओन साहब ने कहा कि वो ढकोसला था, जो भी था। नहीं, वो कह रहे हैं उनका आना ढकोसला है, तो मैंने तो नहीं कहा। मसला ये है कि मेरा सवाल इनसे है कि आपकी काबीना ने अप्रूव किया, आपके डॉक्टर फैसल ने उसके टेस्ट देखे, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि वो बाहर जाए। आप पे अब ये भी चंद दिनों बाद शायद इमरान खान साहब बोल दें कि मुझ पर प्रेशर था, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातें कर रहे हैं कि जी मुझे ये तो कह चुके मैं पहले की गलती हुई, ठीक है, बाहर जाना हमसे तो गलती मिसलीड किया गया। नहीं, मिसलीड क्यों किया गया? क्या आपके डॉक्टर फैसल ने आपको मिसलीड किया? आपके हेल्थ मिनिस्टर ने आपको मिसलीड किया? आपकी लेबॉर्ट्रीज ने मिसलीड किया? आपके पूरे सिस्टम ने आपको मिसलीड किया और फिर आपने कह दिया कि इसको जाने दीजिए जाए? आपने भेजा, आप जाने मियाँ साहब जाए। मैं तो कहता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जो आप समझते हैं? हाँ, एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि उनको आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है उनकी ज़्यादा तफसील तो PMLN के उनके जो लेकिन ये आप लोगों की पार्टी के नॉलेज में है कि उनका आना ठहर गया है सितंबर में? ये तो PMLN देखिए, हम इस पर मशवरा ना हुआ है ना हमने इसको डिस्कस किया। ये तो PMLN के कोई तर्जुमान बता सकेंगे। PDM के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई? वी आर नॉट पार्ट ऑफ द PDM। हम एक मीटिंग में मैंने नुमाइंदगी की थी और मेरे साथ पार्टी के 1-2 और दोस्त थे। जब हम पिछले दिनों हम गए थे PDM प्लस LIS जमातों की, उसमें MKM भी थी, उसमें मुस्लिम लीग काफ़ी चीमा साहब भी थे, बाकी जमातें भी थी जो कि PDM की इत्तेहादी नहीं है, LIS बोलो, उस पर ये डिस्कशन नहीं हुई थी। अच्छा, वहाँ नहीं हुई डिस्कशन? वहाँ ये डिस्कशन हुई। PDM के लेवल पे अपने मीटिंग के दौरान शायद उनकी हुई हो, लेकिन उस पर नहीं हुई थी। आपने फवाद चौधरी साहब का क्लिप दिखाया शुरू में, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गालिबन, वो एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पार्टी के PTI के, तो उन्होंने कहा नहीं बैठना। देखें, हमने तो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए आपके साथ कहा है कि आप बैठें, ठीक, आपने नहीं बैठा, 100 दफ़ा ना बैठें। आप तो मुल्क की सलामती के लिए भी नहीं बैठे जब आप हुकूमत में थे। कश्मीर का इशू, इंडिया का इशू, सलामती का इशू जब भी हुआ, एक शख्स गैर हाज़िर होता, उसका नाम इमरान खान होता था, तो उस वक्त आप नहीं बैठे। तो आप हमें पता है कि आपको मुल्क से कितना प्यार है। मेरे भाई ने कहा कि जी इनके पास मैंडेट नहीं है। देखें, वो जो पार्लियामेंटेरियन इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ठीक है गलत है, उस पर डिबेट है और हमें उस पर रिजर्वेशन भी थी, लेकिन वो पार्लियामेंट में आए थे। हमने ही अपोजिशन जमातों को, उस वक्त की अपोजिशन जमातों को
कहा था कि आप लोग पार्लियामेंट में आए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आए हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट बाहर के खिलाफ लड़ेंगे। कल जो आपके इत्तेहादी थे, जो आपके साथ थे, वो आपको छोड़ के चले गए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके मैंडेट आपसे वो चुरा के ले गए। तो अपनी पार्टी के बेस पे आए थे, अपने पार्टी के वोट बैंक लेकर वो आए थे। वो आज इत्तेहादी बन गए हैं PMLN के, और बाकी हम भी PMLN के इत्तेहादी बने हैं। वो पहले आपके इत्तेहादी थे। तो मैंडेट की जो बात करते हैं, ये लोगों को गलत बयानी कर रहे हैं कि मैंडेट उनके पास नहीं है। नंबर्स जो हैं आपके खिलाफ हैं। असम्बली के अंदर आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है। आपने लोगों को कहा कि जी हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई, हमारे ख़िलाफ़ मदाखलत हुई। फिर मेरा एक सवाल ये है कि जब आप एम्बुलेंसेस हमारे सूबे के लिए ले रहे थे, अच्छी बात है, हमारे सूबे के लिए खैर वफा के लिए लेना चाहिए था, क्या आपके वज़ीर आला जो आपके कोर कमेटी के मेंबर हैं, क्या उन्होंने वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया एम्बेसडर से कि आपके मुल्क में हमारे ख़िलाफ़ ये हुआ? अगर कराया तो आप चाह रहे थे कि एम्बुलेंसेस ना लेते? नहीं लेते। हम तो कहते हैं उनके साथ आप उनके साथ और अपना ताउन बढ़ाएं, और चीज़ें भी आनी चाहिए। लेकिन मैं एहतजाज की बात करता हूँ। उसी वक्त उनको चाहिए था एहतजाज किया एम्बेसडर से किया कि आपके मुल्क में हमारे एम्बुलेंस तो वज़ीर आला नहीं लिए ना, वो तो मिनिस्टर ने लिए। कॉल ऑन किया वज़ीर आला के ऊपर उसने। हाँ नहीं, आप चाह रहे थे कि वज़ीर आला वहाँ पर ये भी स्टेटमेंट देते कि हाँ, तो अगर आप लोग इतना है कि आपको उठा के बाहर फेंके अमेरिका ने बकौल आपके, ठीक है, जो कि हम नहीं मानते हैं, तो क्या आपने एहतजाज किया? हाँ। फिर ये कहते नहीं वो तो वज़ीर आला का काम नहीं एहतजाज करना। क्या आपके कोर कमेटी के मेंबर हैं, क्या उन्होंने एहतजाज किया? नहीं किया। अच्छा, अब वो चूँकि ब्रेक से पहले टाइम थोड़ा ज़रा मुझे ये है बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मज़हर अब्बास साहब, ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 34 महीने से पाकिस्तान से बाहर हैं, और दरम्यान में कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा दफ़ा ये डिमांड हुई कि उनको आना चाहिए। बात खुला, डॉक्यूमेंटेशन हुई, पंजाब हुकूमत, सब कुछ PTI वाले कहते रहे, और वो यही कहा गया कि डॉक्टर जो हैं वो नहीं कह रहे। अब बगैर किसी मेडिकल रीज़न के, एक्सप्लेनेशन के, वो जब वापस आने की प्लान कर रहे हैं सितंबर में, और आर्गूमेंट ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि ये सियासत में ये हज़म हो जाएगा, या उनके मुखालफिन खासा इसको इस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे कि नवाज शरीफ के आने का नुकसान ही हो जाएगा? शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जावेद लतीफ़ के बयान पे तो मुझे हंसी सी आ गई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर की बात कर रहे थे या डॉक्ट्राइन की बात कर रहे थे, कि उस वक्त के डॉक्टर कुछ और थे, आज के डॉक्टर कुछ और हैं। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आने वाली है। लेकिन ये बात फैसल साहब की दुरुस्त है, और ये बात अब रिकॉर्ड पे है कि उस इमरान खान साहब की हुकूमत ने, जब इमरान खान ने फाइनली ये कहा कि नवाज़ शरीफ ने धोखा दिया, सब कुछ किया, उसके बाद उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई थी पंजाब में कि ये जो गलत रिपोर्ट दी गई हैं, आज तक उसका नहीं पता चला कि उसका क्या बना, क्योंकि उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी आखिर वक्त तक कहती रहीं कि उन्होंने पोजीशन ली, फैसल साहब ने भी, डॉक्टर फैसल ने भी पोजीशन ली आखिर वक्त तक, और इसी बुनियाद पे फिर इंक्वायरी बनी थी। तो उस इंक्वायरी का क्या हुआ, चले आज बता दें। वो कोई इंक्वायरी हुई थी तो उसके नताइज क्या निकले। तो गए तो ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट पे थे, और डॉक्टर पंजाब गवर्नमेंट इनके पास थी, मरकज़ इनके पास था, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ की वापसी से क्या फ़ायदा होगा? मेरा ख्याल है, एक तो ये कि मैं तो इस पॉलिटिक्स का कभी भी हामी नहीं रहा हूँ कि आप एग्ज़ाइल में जाएं। कोई फोर्स्ड एग्ज़ाइल आपको भेजे वो अलग बात होती है, सेल्फ एग्ज़ाइल मुझे आज तक नहीं समझ में आई। इवन पीपल्स पार्टी के लीडर भी सेल्फ एग्ज़ाइल में रहे हैं। सेल्फ एग्ज़ाइल एक तरीके से आपका एस्केपिज़म होता है, क्योंकि या तो आप यहाँ लड़ें और या फिर ना लड़ें, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करें आप, उस ख़त्म हो जाती है बात। 2000 में नवाज़ शरीफ चले गए, किस तरीके से गए थे मुझे पता है, मैं तो कराची में था जब कराची में जिस तरीके से ले जाया गया था, और उस वक्त शहबाज शरीफ ने रेजिस्ट किया था। ये भी मुझे पता है कि उन्हें फिज़िकली एयरपोर्ट पहुंचाया गया था, वो नहीं जाना चाह रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ सब नहीं जाना चाहते थे। जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में इन विविड डिटेल्स लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाने से इनकार कर दिया था, उनको ज़बरदस्ती जहाज़ में बिठा के भेजा गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी तारीख का हिस्सा हैं। मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब की अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट जो शायद आज से 1 साल पहले थी, उनको डिफ़िकल्टी होगी। देखिए, मैं फिर ये कहता हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी एक गलत फैसला था सियासी तौर पे, और असेंबलियों से इस्तीफ़ा देना तहरीक इंसाफ का, वो भी एक गलत फैसला था। सिस्टम से तो आप खुद आउट हुए, गवर्नमेंट से आपको आउट किया गया था, सिस्टम से थोड़ी आउट किया गया था। आप तो कौमी असम्बली में रह के आप फाइट कर सकते थे उस सिस्टम के, उसके ख़िलाफ़। तो ये एक लेकिन अब जो उसके बाद जो इमरान खान को फ़ायदा हुआ उसका, वो हमें नज़र आ रहा है फ़ायदा, और जो PMLN को नुकसान हुआ वो भी हमें नज़र आ रहा है। PMLN को जो 17 जुलाई को हमने देख लिया नुकसान।
लेकिन इन 4 महीनों में तहरीक इंसाफ ने अपनी तहरीक के ज़रिए मां सिवाय पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन में उन्हें कामयाबी हुई, उनके बुनियादी मुतालबात में उनको अब तक कामयाबी नहीं मिल रही, ना इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ना वो हुकूमत टॉपल कर सके, ना वो इलेक्शन कराने पर वो दबाव जो है वो कायम रख सके। जलसों से दबाव नहीं पड़ता, जलसों से आपको फ़ायदा होता है, आपकी पार्टी को फ़ायदा होता है, लोगों को मैसेज होता है, हुकूमत जलसों से दबाव में नहीं आती। तो तहरीक, मुझे लगता है कि तहरीक नहीं चला पा रहे। 25 मई को एक कोशिश हुई थी, उसके बाद मुझे लगता है कि दिफाई हिकमत अमली पर आ गए खान साहब। आप देखें कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने ऐलान किया था, लेकिन F9 पार्क पर उन्होंने इत्तेफाक किया और परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया, उसको शिफ्ट कर दिया लाहौर में। और अब जो लाहौर में बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे थे कि कोई बड़ी तहरीक का ऐलान होगा, उन्होंने वही जलसे जो पहले भी जलसे कर रहे हैं, अच्छी बात है, मोबिलाइजेशन है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, तो उन्हें उस तरीके से गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं डालने में वो कामयाब हुए। दूसरे जो इदारों से मामलात थे वो भी मुझे उनके यहाँ सेटल्ड होते नज़र नहीं आ रहे, और शायद शहबाज गिल के एपिसोड ने उस चीज़ को और ख़राब कर दिया है। हाँ, तहरीक इंसाफ की एक पॉपुलर बेस बन रही है, उनको इलेक्शन में डेफिनेटली फ़ायदा होगा, डेफिनेटली कराची में भी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में उन्हें फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें उनको ये तो फ़ायदे होंगे, लेकिन इलेक्शन का दबाव मुझे लगता है कि हुकूमत पर भी कम हो गया है, और पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं लगती। हाँ, मुतालबात की हद तक वो ज़रूर रहेगा, फौरी इंतखाबात में इंटरेस्टेड नहीं लगती है। बहुत इंटरेस्टिंग आपने एनालिसिस दिया। मेरे साथ रहिए, एक ब्रेक हम ले लें। बुनियादी तौर पर मज़हर अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, PMLN को मकबूलियत की हद तक बहुत नुकसान हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ कोई ऐसी कैंपेन भी नहीं चला पा रही है जिसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाए, बेदस्तोपा हो जाए, इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाए। फिर तहरीक इंसाफ को करना क्या होगा, मामला आगे चलेंगे कैसे, इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। सेनेटर राना अब्बास वोपी साहब की तरफ चलते हैं। सेनेटर साहब, आपने सुना, बड़ा मुफस्सल एनालिसिस किया मज़हर अब्बास साहब ने। उनका कहना यह था कि पॉपुलैरिटी में तहरीक इंसाफ की ज़रूर इजाफा हुआ है, ज़मीनी इंतखाबात भी उन्होंने जीत लिए, इलेक्शन हो तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन कोई ऐसी मौसर किस्म की तहरीक जो है तहरीक इंसाफ नहीं चला पाई जिसके नतीजे में हुकूमत पर इतना प्रेशर हो कि हुकूमत इलेक्शन करवाए। डॉक्टर साहब, मूवमेंट्स दो किस्म की होती हैं, एक होती है रेजिस्टेंस मूवमेंट और एक होती है पीसफुल, जिससे आप अपनी पॉपुलैरिटी पे काम करते हैं। 17 जुलाई से पहले हमने 25 मई को एक रेजिस्टेंट मूवमेंट चलाई थी, जिस वक्त हम ना पंजाब में हुकूमत है ना सेंटर में हमारी हुकूमत थी, और जिस किस्म का रवैया इस फासिस्ट हुकूमत ने रखा वो आपके सामने है। और जब ये मूवमेंट चल रही होती हैं, उसमें जहां PTI के या पॉलिटिकल जमातों के वर्कर्स होते हैं, वहां आम आदमी भी रगड़े में आता है। हमारे PTI के घरों पर लोगों पर जितने छापे मारे गए वो शायद तादाद इतनी ज़्यादा ना हो जितने आम पाकिस्तानी के घरों को एक हरासा किया गया, एक माहौल बनाया गया। तो फिर ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि इस मूवमेंट को थोड़ा सा हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं मोबिलाइजेशन के थ्रू, ताकि अवाम में इस मैसेज को पहुंचाया दे। आपने देखा 17 जुलाई को हमने इलेक्शन जीत भी लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मोबिलाइजेशन थ्रू हम दोबारा रेजिस्टेंस मूवमेंट में आएंगे। इशू जो बनता है, अब हमारे पास पंजाब की गवर्नमेंट है, बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी आप इस्लामाबाद का रास्ता बंद कर दें, भाराकू से जनाब और इधर से जो गोलड़ा वाली साइड से इस्लामाबाद को, लेकिन क्या हुकूमतें आपस में लड़ सकती हैं? आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत ज्यादा विजडम वाली बात होगी इस वक्त, क्योंकि हम इस्लामाबाद के करबो जुआर में चारों साइड पे, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK और पंजाब, चारों साइड पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। अगर किसी किस्म की रेजिस्टेंट मूवमेंट चलाई जाती है तो डू यू थिंक इस्लामाबाद बर्दाश्त कर पाया जाएगा? मेरे ख्याल में खान साहब की ये जो विजडम है, ये बहुत बड़े किसी एनार्की से, सिचुएशन से पूरी कौम को बचा रहा है। सो हमारा सिर्फ ये ख्वाहिश है और रिक्वेस्ट है, और बल्कि हम इसको इस तरह कहेंगे कि अगर इस वक्त के हुक्मरान इस चीज को समझ पाएं कि खान साहब की इस विजडम की वजह से आप लोग एक बहुत बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन से बच पा रहे हैं, सो मेहरबानी कीजिए इलेक्शन की तरफ चले जाइए। अदरवाइज मौका वो दूर नहीं है जब आपको चारों तरफ से एक ऐसी मूवमेंट आए जिसमें शायद इस्लामाबाद बसीज हो जाएगा, बट ये हमारी ख्वाहिश नहीं है। बट एट द प्रॉब्ली लास्ट आवर कोई ऐसा फैसला हो भी जाए तो उसके जो समरात रिजल्ट हैं बड़े खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर जो मुझे बात समझ आई कुंडी साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम एक पीसफुल मूवमेंट चला रहे हैं, हमने एक रोबस्ट मूवमेंट चलाई, हमने देखा कि वो ठीक नहीं था, उससे वायलेंस होती है, उसके गलत नतीजे निकलते हैं, कोई गलत डायरेक्शन में चीज़ जा सकती है, लेकिन इस पीसफुल मूवमेंट के ज़रिए रेन ड्रॉप्स में हमने आहिस्ता आहिस्ता हमने बहुत सी सियासी कामयाबी हासिल कर ली है। पंजाब की हुकूमत हमारे हाथ में आ गई, ज़मीनी इंतखाबात हम जीत गए, पॉपुलर ओपिनियन को हम चेंज कर रहे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं।
बिल्कुल, ये एहतजाज करें, ये जलसे करें, ये रैलीज़ करें, इनके जमहूरी हक़ के अपोजिशन का काम यही होता है कि ये काम करें। हम भी जब अपोजिशन में थे हमने भी रैलीज़ की, हमने भी जलसे किए, हमने भी किए और हमने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली कानून एक्शन में आएगा। बाकी इनकी कश्मीर में जीबी में हुकूमत है, पंजाब में इत्तेहादी हैं, ये परवेज़ इलाही साहब के भी हुकूमत है। जो इनके पास रोड मैप है, करें अपना काम, हम अपना काम करेंगे। लेकिन ये अब इलेक्शन की तरफ, ये इलेक्शन की जो डिमांड है ना, ये ऐसी इनकी बात है। अभी इलेक्शन की डिमांड इनकी नहीं है। इलेक्शन 2023 जो मैंने इनकी इलेक्शन की डिमांड ख़त्म हो चुकी है। इलेक्शन की डिमांड आप समझते हैं सीरियस ही नहीं है इनकी? देखें, कल इमरान ने एक रोड मैप देना था अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को, ठीक है। उस रोड मैप, मुझे तो उस पूरी स्पीच में शायद आपने भी मैंने देखी, उसमें कोई रोड मैप था। एक था उसमें कि जलसों का रोड मैप, हाँ, एक था कि हम आगे जलसे कर रहे हैं और दूसरा रोड मैप था कि हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। हाँ। ये दो चीज़ें जो है वो उनके रोड मैप में मौजूद थी। बाकी तो बस ये चीज़ आप लोगों ने रजिस्टर कर ली है कि वो अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं? नहीं, वो ये पहले ही कह रहा था ना कि मैं साजिश है, मदाखलत है, ये है, वो है। अब वो कहते नहीं, वो चीज़ नहीं है, मैंने फॉर्म हायर कर लिया, लॉबियस्ट फॉर्म। ये तो उन्होंने जिक्र किया, ये वैसे पता है हमें। हाँ, मतलब है कि मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने लॉबियस्ट फॉर्म हायर करी और वो कह रहा है कि मुझे अमेरिका से दोस्ती, हम मतलब मुखालिफ नहीं, हम दोस्ती चाहते हैं। अब ये है कि उनके जलसे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सखर भी जाऊंगा, कराची भी जाऊंगा, हैदराबाद भी जाऊंगा और वो जो भी उन्होंने सिंध में बताया, केपी में बताया, जिधर भी है उनका जमहूरी हक़ है, अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन के पार्टी है, जाएँ। जहाँ तक पॉपुलर लीडरशिप की बात है, पॉपुलरिटी की बात है, इस तरह हर सियासी जमात जब जलसे करती है, बड़े बड़े जलसे करती है, वो भी कहती है पॉपुलर है। कराची में भी आप देखें, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, चाहे वो छोटी हैं, बड़ी हैं। इन चीज़ों से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। देखें, आपके जो वोटर है वो मोबिलाइज होता है। आपकी डिमांड क्या है? कल जलसे में क्या डिमांड थी? कल उन्होंने क्या डिमांड की? हमने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया था, हमने यही कहा था ना कि या इस्तीफ़ा दें या आदम एतमाद। इस वक्त उनके सामने एक चैलेंज है ना कि आपकी हुकूमतें जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई करवाना चाहती हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर फुल बेंच से, वो उसके खिलाफ एक देखिए, हम जो है किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मतलब ये तो पीपीपी के बिहाफ पे बोल रहे हैं, पीएमएल वाले तो कहते हैं कि हम डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। नहीं, हम डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहते। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उस पर तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर आप एक शख्स इस मुल्क में अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो एक शख्स जो है जिसने वही चीज़ जो उनके खिलाफ थी कि आपने जो है वो गलत बयानी से काम लिया है, हाँ। तो वो नहीं होगा डिस्क्वालीफाई। या तो कहें कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ही एक और पाकिस्तान है जिसके लिए पीटीआई के लिए कानून है और बाकी पाकिस्तान के अपने इलेक्शन के गोशवारे थे, उनका ज़ाती रिकॉर्ड था जिसमें उनकी स्टेटमेंट मिसिंग थी। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट वाइटल चीज़ नहीं दी जो उनका रेजिडेंट स्टेटस था, इकामा बेसिकली। यहाँ पर तो ये है ना कि ये एक पार्टी के कलेक्टेड ऑडिटेड फंड्स हैं जो कि 2 ऑडिट कंपनीज ने चेक करके नीचे दिए। आपने फिडुशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको साइन किया, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी किए तो है ना साइन, कि नहीं किए? नहीं, वो तो फिर आप कल आपके पास कोई भी कागज़ लेके आ जाएगा, आपके पास क्या बजट के डॉक्यूमेंट पे जो फाइनेंस मिनिस्टर साइन करता है तो उस पे उससे ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसकी टीम डिसऑनेस्ट तो नहीं साबित हो जाता ना? नहीं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज ही इज़ फाइनेंस मिनिस्टर एंड उसने जो टीम अपनी, अब कप्तान है, अपनी टीम खुद चूज़ करता है ना कि उसको दी जाएगी। अब ये टीम ने हमेशा ही कहता है मैं कप्तान हूँ, मैं अच्छी टीम लेके आऊँगा, ये करूँगा, तो उसने टीम अपनी चूज़ की। फ़र्क है ना फिर सब। अगर आप पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में अदालती फैसला के लिहाज और मैंने वैसे आपके सामने समझ रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट के फिगर्स रखता है। उस बजट के फिगर्स में गलती है, आप साबित हुए हैं कि आप फॉरेन फंडेड पार्टी हैं। वो कैसे साबित हुआ है? ये ईसीपी ने बताया आपको। आपने ईसीपी के फैसले पे कह रहे हैं आप? जी ठीक, इसमें फॉरेन फंडिंग भी है। वो ईसीपी का जो है चीफ इलेक्शन जो इमरान खान ने लगाया था, हमने नहीं लगाया था। ठीक, तो वो कहता है वो तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर लगाया था। वो तो ये था ना, उस वक्त कहता था मैं एस्टैब्लिशमेंट। अब तो जो भी चीज़ है क्योंकि मैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर लगाया था। ठीक है, उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसका अगर आपको क्लिप दिखाएं जिस वक्त वो इंटरव्यू दे रहा था उसके मुतालिक, तो इन्होंने लगाया इन्हीं का, जो हमें कहते थे ना कि नैब का चेयरमैन आपका लगाया हुआ है, मैं क्या करूँ आपका। ठीक है, ईसीपी का चेयरमैन, ईसीपी जो इनका लगाया हुआ है, इन्हीं के चेयरमैन के लगाए हुए चेयरमैन ने अगर इनके हक़ में फ़ैसला कर लिया तो वो गलत है। ठीक है, इनके ख़िलाफ़ किया तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि आप फॉरेन फंडेड पार्टी हैं, आपने जो है वो 11 अकाउंट्स जो आपने डिसोन की हैं, वो आपके इस वक्त सदर पाकिस्तान भी वो अकाउंट चलाते हैं, उसके आपके साथ स्पीकर भी थे, आपके गवर्नर भी वो चलाते रहे जिसको आपने डिसोन किए। तो ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें आपके साथ है। अगर आप कहें कि नहीं हमारे लिए अलग पाकिस्तान बने, हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, तो फिर और बात है। मज़हर अब्बास साहब, आपने जिस तकरीर का जिक्र किया उनकी लाहौर की, जिसका कुंडी साहब भी जिक्र कर रहे हैं, उसको मैंने भी सुना। मुझे ऐसा लगा कि उसमें इमरान खान की एक बहुत बड़ी हिकमत अमली स्ट्रेटजी ये है कि
कि वो एक पब्लिक नैरेटिव के ज़रिए उस पूरे बयानिए को कमज़ोर करना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के हवाले से डेवलप किया है, उनकी मुमकिन डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, और जो केस बनाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी का, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है, ज़ाहिर है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, आपने भी उसका जिक्र किया। तो वो उनकी जो तकरीर है वो इस वक्त उनके सामने चैलेंज ये है कि उन्होंने इस सर्कल में से, इस एस्ट्रेंजमेंट में से निकलना है, ये जो एनसर्कलमेंट है। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पूरा पिछले चंद महीने से इमरान खान साहब ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, डस्का इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना एक केस पब्लिक के सामने तो रखा, लेकिन वो जो सारे सबूत जिनकी बातें वो करते रहे हैं उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पिटीशन नहीं फ़ाइल की। जब फाइल की विड्रॉ कर ली, वो आज तक दोबारा फाइल नहीं हो सकी। उसकी क्या वजह है? यानी जब आप एक किसी के ख़िलाफ़ एक केस बनाते हैं तो क्या सिर्फ वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है? अगर आपके पास सबूत हैं तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों नहीं जाते? जाएं, दो ही तो तरीके हैं, या तो वो रिज़ाइन करें, वो रिज़ाइन नहीं कर रहे। अब उनको हटाने का क्या तरीका है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएं, वहाँ आप जा नहीं रहे। तो इसका मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि इमरान खान वो अपने सिवाय इसके कि वो हाँ पब्लिक को अपना मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में वो कामयाब हो रहे हैं, और उसकी एक वजह यह है कि काउंटर नैरेटिव कोई नहीं आ रहा। यानी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो सिर्फ हुकूमत कर रही हैं, वो अब जो उनकी सियासी हिकमत अमली है वो नहीं समझ से बालत है। काउंटर नैरेटिव आ नहीं रहा। आप देखें ना, काउंटर नैरेटिव की कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं। हुकूमत के बहुत से मिनिस्टर्स और नुमाइंदे और स्पोक्स पर्सन जो हैं वो दिन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, काउंटर नैरेटिव लाने की कोशिश तो कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला है, ये सब काउंटर नैरेटिव्स है ना। नहीं डॉक्टर साहब, काउंटर नैरेटिव एक तो हुकूमत का होता है ना, ये सियासी जमातें भी तो है ना। कोई एक जलसा किया है इन्होंने जब से हुकूमत में आए? यानी इमरान खान तो पब्लिक में जा रहे हैं ना, वो पब्लिक में जा रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, स्क्रीन को कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ हुकूमत नज़र आ रही है, जमातें नज़र नहीं आ रही। यानी आप सिर्फ वहाँ तो पीटीआई है ना, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है ना, वहाँ पीटीआई है। पीटीआई अपने जलसे कर रही है। पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, ANP, MQM पाकिस्तान, ये एज ए पॉलिटिकल अलायंस जो है, चाहे वो PDM का हिस्सा हो या नहीं हो, तो इस वक्त हुकूमत वर्सेस PTI है। हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो है, कुंडली साहब को सुनो ना, कुंडली साहब कहते हैं जलसों से इतना फर्क नहीं पड़ता। आपने खुद भी कहा कि जलसों से इतना प्रेशर बिल्डअप नहीं होता, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जलसे इमरान खान कर रहे हैं, हुकूमत नहीं करे। हुकूमत क्यों करे जलसे? हुकूमत परफॉर्म करेगी, अपोजिशन जैसे करेगी। नहीं जलसों से मैंने कहा तो फायदा हुआ ना, जलसों से उन्हें 17 जुलाई को ज़िमनी लेकिन जो उनके अहदाफ थे, जो आज भी उनके अहदाफ हैं, क्या वो हुकूमत को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर सके? नहीं कर सके। क्या वो इलेक्शन कमीशन को फोर्स कर सके रिज़ाइन करें? नहीं कर सके। क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए? नहीं गए। ये जो चीज़ें हैं, अभी ऑन साहब ने खुद ही कहा कि 25 मई को हमने रेजिस्टेंस मूवमेंट की, उसमें रियासती जबर हुआ। तो रियासती जबर के बाद आपने रिट्रीट कर लिया, जबकि हमने तहरीकें देखी हैं जहाँ रिट्रीट नहीं होता। वो फिर माफ़ कीजिएगा, वो फिर फाइट आउट करते हैं। यहाँ स्ट्रैटेजी चेंज हुई, ठीक है, उन्होंने शायद समझा होगा कि ये ज़्यादा जबर करेंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे तो हमारा पूरा नैरेटिव पिट जाएगा। तो मेरा ख्याल है उसमें उनको नाकामी हुई। बाकी इलेक्शन का नैरेटिव उनका है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो उनका मजबूत हो रहा है। इलेक्शन आज होते हैं, अगले साल होते हैं। इमरान खान जो है इज़ हेयर, और इमरान खान इज़ वन ऑफ द की चैलेंजर टू ऑल दीज पार्टीज।
ब्रेक मुझे लेने दीजिए। हुक्मरान जमात से, पीपल्स पार्टी से तो कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन PMLN के लीडर मसलसल ये कहते हैं कि बहुत जल्दी इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटे में भी इस हवाले से बहुत बात हुई। तहरीक इंसाफ वाले अक्सर इसे वेलकम करते हैं, वो कहते हैं गिरफ्तार कर लें, लेकिन मजीद इस पर बात करते हैं कि फ़ायदा किसको होगा गिरफ्तार करने का, एक ब्रेक के बाद। सेनेटर ऑन नवाज साहब, क्या आपकी जमात को ये ख़तरा महसूस होता है कि हुकूमत किसी स्टेज पर अगले चंद दिनों में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है? डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम, बट ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, खान साहब जैसे लीडर, पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार करने के लिए ना एक बहुत बड़ा आपको शायद वो मॉरल स्टैंड भी चाहिए। किस वैल्यू, किस बेस पे जाकर अरेस्ट करें? मॉरल स्टैंड ही कोई नहीं ना, किस बात पे गिरफ्तार करेंगे? मतलब आपने मॉडल टाउन के कातलों को छोड़ा हुआ है, आपने 25 मई को जो बर्बरियत की थी वो छोड़ रहा है। डॉक्टर साहब इशू को, नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। इस वक्त आप देखें मीडिया के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मिसिंग है। वो क्या है? पाकिस्तान में महंगाई। कोई मीडिया के ऊपर बात नहीं कर रहा। यानी कि हम बात करते हैं कि इस वक्त आटे, दाल, घी के प्राइसेस कहां चली गई, पेट्रोल कहां चला गया, बिजली कीमतें कहां चलेगी, वो बात घुमा फिरा के फिर उस पर ले आते इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, नवाज शरीफ फलानी डेट को आ रहा है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इनकी जो सोच है कि लोगों को एक इशू से इनका माइंडसेट डाइवर्ट करके नॉन इशूज पे लाया जाए। हकीकत यह है कि दे कांट इवन गवर्न राइट नाउ। इनको हुकूमत करने का वो जो बूट पहन के फिरा करता था नालियों में और सड़कों पर और बारिश में, आज इस वक्त वो 4 महीने से इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकल पा रहा। क्योंकि यकीन करें वज़ीर आला बनने में और लीडर बनने में बड़ा फर्क होता है। खान साहब ने जो परसों तकरीर की है, आप ये देखें कि 82 लाख लोगों ने यूट्यूब पे खान की स्पीच सुनी, और उसी वक्त वज़ीर आज़म में पाकिस्तान जो खुद को वज़ीर आज़म कहता है उसको 1,16,000 लोगों ने सुना। वजह, एक वज़ीर आज़म और एक लीडर में बड़ा फर्क होता है। एक लीडर बात कर रहा था गुलामी की, वो बात कर रहा था खुदी की, वो बात कर रहा था इकबाल के शाहीन की, और दूसरी तरफ एक शख्स बैठा था जो बूट पहन के पानी में घूमना फिरना चाहता है। डॉक्टर साहब यकीन जानिए अवाम बहुत तकलीफ में है। अवाम की जो इस वक्त तकलीफ है उस तरफ बात नहीं करना चाह रहे। इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, और यार गिरफ्तार कर लो, अगर यही से लोगों का पेट भर सकता है, इससे बिजली के बिल कम हो सकते हैं, लोगों को आटा घी दाल सस्ता मिलता है, आओ गिरफ्तार कर लो। लेकिन पहले लोगों की तकलीफ कम करें। इस तरह के ढकोसले ड्रामे, अब फैसल कुंडी साहब ने 100 तकरीरें कर रही, मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बता दे। आज मौरूसी सियासत की भेंट तो कुंडी साहब खुद चढ़ के बैठे हैं कि पहले जिसका दादा, जिसका बाप, जिसकी वालदा, आज वो खुद बैठा है और ये यहां पे उसको फर्शी सलाम पेश कर रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? कराची में लोग, एक बारिश होती है पूरा सेंट डूब जाता है। कुंडी साहब ने एक दफा बात नहीं की कि कराची में हाल क्या है। बात इमरान खान को गिरफ्तार कर ले, आओ भाई कर लो, ये शौक भी पूरा करके देखो। कुंडी साहब मौजूद हैं, कुंडी साहब यहां मौजूद हैं, कुंडी साहब का पर्सपेक्टिव इस पे ले लेते हैं। कुंडी साहब आपका इस पे क्या रद्द अमल है जो सेनेटर साहब कह रहे हैं? देखें, पहली बात तो है ना कि ये कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कभी भी मैंने नहीं कहा कि इमरान खान गिरफ्तार हों। नहीं, आपने नहीं कहा, नहीं, PPP वाले कहते भी नहीं। लेकिन अगर उन्हें गलत काम किए तो बिल्कुल गिरफ्तार सेकंड में होना चाहिए। अगर वो कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है। नहीं, वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि उनके पास मॉरल स्टैंड पॉइंट कोई नहीं है हुकूमत के पास। मेरे बात तो सुन लेना मेरी थोड़ी सी, मैं गलत कह रहा हूँ लेकिन बात तो सुन लेना। मैं चाह रहा था दूसरी चीज का जवाब देते हैं। नहीं, मैं सबकी जवाब, मैं उसकी भी जवाब दूंगा, क्योंकि ये फरिश्ता है, नहीं गिरफ्तार होगा। अगर वो गलत काम करेगा, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, अगर उसने पैसे खाए होंगे, उसने डाके डाले होंगे, अगर मैंने अगर कहा है ना, तो बिल्कुल गिरफ्तार होगा, और ऐसे गिरफ्तार होगा सारी दुनिया देखेगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुझे मौरूसी सियासत के सबक सिखा रहे हैं। ये जनूबी पंजाब के सदर हैं। मौरूसी सियासत ये नहीं है शाहमूद कुरैशी कौन है, जैन कुरैशी कौन है, मुझे नहीं पता उनकी बेटी का नाम जो भी है, ये मौरूसी सियासत है। वो सियासत में कहाँ है शाह महमूद कुरैशी की बेटी? इलेक्शन लड़ रही है मुल्तान से, ये उनकी कैंपेन कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, वो भी आ गई? ये जनूबी पंजाब के सदर हैं, वो भी आ गई हैं पॉलिटिक्स से, मुझे पता नहीं। पूछे ना इनके, आपको मुझे जैन का पता है, आपको बहुत चीज़ों का नहीं पता होता ना, आपको बताया जाता है। ठीक है, आपको पता चला किसने? हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, पर इस खट्टा के खानदान के 7 लोग हैं, मौरूसी सियासत नहीं है। ठीक है, आप उठा लें PTI की लिस्ट और पूछ लें कि यार ये बताएं कि ये इनका किससे रिश्ता है। अच्छा, थोड़ा सा रीडिफाइन अगर मैं कर दूं ना कि टॉप लेवल पे नहीं है PTI के अंदर, ये वही इमरान खान है ना जिसने कहा था मेरी पार्टी में 2 दफ़ा ज़्यादा कोई चेयरमैन नहीं बनेगा। आज तक वो 2 दफ़ा बन गए, तीसरी दफ़ा पे एक्सटेंशन में बैठे, पता नहीं कितने साल और एक्सटेंशन होनी है। क्यों नहीं चेंज करते अपने चेयरमैन को? बताएं। इन्होंने कहा था, आपको याद हो गया? नहीं याद आपको? अच्छा, नहीं, वो याद है आपको ना? मुझे नहीं कहा था, लेकिन देखिए 2 दफ़ा चेयरमैन बनेगा, तीसरी दफ़ा नहीं बनोगे, किसी और को बनोगे, बना ले, जरूरत कर ले। हिंदुस्तान में ना जहां नरेंद्र मोदी वो हैं टॉप टियर पे, उनकी मरूसियत खत्म होती चली जा रही है। स्टेट लेवल पे उसको मौरूसी सियासत कहें, जो भी कहें, बिल्कुल हमारे पार्टी के चेयरमैन रहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हम बिल्कुल बिलावल साहब को सलाम भी करते हैं, भुट्टो सलूट भी करते हैं, सब कुछ करेंगे। आप लोग बयान देते रहेंगे, हम सलूट भी करते रहेंगे, हम सब कुछ करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप अपनी पार्टी में मरूसी सियासत खत्म कर लें। पार्टी का अंदरूनी मामला, लोगों का मामला नहीं, आप अपनी पार्टी में मरूसी सियासत खत्म कर लें,
आप साउथ पंजाब के सदर हैं मेरे भाई, इन्होंने मुल्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं पैदा कर सका जो कि इमरान खान तो बहुत पॉपुलर है ना, किसी को भी टिकट दे के जितवा सकते हैं ना, तो मुल्तान में किसी को जितवा देते हैं, पता चल जाता है। लेकिन ये दूसरों पे क्या है कि जी आपने क्या किया है, आपने क्या, मेरे भाई ने बात की कि जी हुकूमत को जल्द से कर, हुकूमत को परफॉर्म करना चाहिए, हुकूमत परफॉर्म करती है, जल्द से नहीं करती है। अपोजिशन काम है जल्द से करना, बिल्कुल जल्द से करे, हफ्ते में 2-2 करे, 3-3 करे, 4-4 करे, 5-5 करे, इनका जमहूरिया क्या करें, हम इनको वेलकम करते हैं, जल्द से करें, किसने मना किया। लेकिन ये चीज़ है। लेकिन एक और चीज़, मेरा एक सवाल, क्योंकि फिर मेरी बारी की, हमारा सवाल ये है कि आपकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, आज वहाँ पर मिलिटेंट्स दोबारा कब्जा जमा चुके हैं, वज़ीर आला के अपने डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, ये बताएं कि ये बदअमनी दोबारा मिलिटेंट्स का आना सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या इमरान खान ने अपने वज़ीर आला से पूछा है कि मिलिटेंट्स क्यों वापस आ गए? तो उसके बकायदा इशारे कर रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। सेनेटर साहब, ये जो मैं क्विकली नज़र अब्बास साहब से जाने से पहले आप ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें जो कुंडी साहब ने कहा है। सर सवाल ये है कि सिंध में अगर पानी आ जाता है बारिश की वजह से और लोग वहाँ पे डूब जाएं, तो वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को अपने में लाइन नहीं करना, उस पर बात नहीं करनी, वहाँ महंगाई उसकी बात नहीं करनी। अगर आपके बॉर्डर पार से क्रॉस टेररिज्म हो जाए और तालिबान आपके सवात में आ जाए, तो उसका सवाल आपने सूबाई गवर्नमेंट से पूछ लेना है। डॉक्टर साहब, अगर तालिबान ने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ को बात हो रही है, तो हम कौन सी कोई अमरीका के हक में गवर्नमेंट बैठे, उनका यहाँ पे क्या बनता है? सो अगर कोई छोटी मोटी फ्रिक्शन पैदा हो भी रही है, तो उसकी बेस के ऊपर सूबाई गवर्नमेंट को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, महंगाई, लाकानूनियत, बारिश के पानी की वजह से नुकसान जो है, उस पर आप सूबाई गवर्नमेंट सवाल पूछ सकते हैं। सिंध की बात नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़रदारी मैंने फैसल कुंडी साहब से पूछा, उन्होंने कहा शाहनवाज भुट्टो को भी सलाम, जुल्फकार भुट्टो को भी सलाम, बेनज़ीर भुट्टो को भी सलाम, अब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सलाम। लेकिन जब बात होती बारिश पानी की, वहां की परफॉर्मेंस की, उसकी बात नहीं कर रहे। क्रॉस बॉर्डर अगर टेररिज्म हो जाए, तो वो हमने महमूद खान से पूछना है, क्यों वो वज़ीर आला बैठा है। हमसे एहतसाब इतना हाई लेवल पे जाके पूछते हैं और अपने एहतसाब का थोड़ा सा वो जवाब देना पसंद नहीं करते। ये है मॉरल वैल्यू का कंपैरिजन। सर करेंगे, करते हैं, उसको भी जवाब दो, लेकिन शाहमूद को सलाम का जवाब नहीं देना। मज़हर अब्बास साहब, क्या नहीं, शाहमूद का जवाब तो देना। मैं दे देता हूं सर, अगर आपने शाहमूद का भी जवाब दे दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से करना है, मैं डॉक्टर साहब इसमें जवाब देता हूं। मैंने कहा था लीडरशिप का। शाहमूद साहब अगर एमएनए या परवेज खटक साहब एमएनए या एमपीए बन रहे हैं, तो ये मौरूसियत नहीं है, वो तो एमएनए यहां पे बन रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी तो एक पार्टी का लीडर है। हमने कब कहा कि कासिम और सुलेमान आके पार्टी को चलाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। खान साहब अपनी लेगेसी में अपने लीडर्स खुद तैयार कर रहे हैं। ये तो खुद बैठे कि मैं उसको बिलावल भुट्टो को सलाम करता हूं क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, क्योंकि वो अपना जुल्फकार भुट्टो की बेटी थी, क्योंकि वो सर शाहनवाज का बेटा था। ये मौरूसियत होती है। इसका कंपैरिजन मुल्तान के बाई इलेक्शन से, आई मीन, ये कोई कंपैरिजन इक्विवेलेंट टर्म्स में बन ही नहीं सकता। बाकी अपनी सोच है, मुझे फैसल साहब की मैं सोच को आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मज़हर साहब, क्या पाकिस्तान से मौरूसी सियासत को खत्म होते आप देखते हैं आने वाले सालों में? नहीं डॉक्टर साहब, इस रीजन में है ना, आप सिर्फ इसमें क्यों रख रहे हैं? इस पूरे रीजन का डायलेमा है ये। और कोई जाहिर है कांग्रेस आज भुगत रही है ना, पीपल्स पार्टी ने अगर इससे सबक नहीं सीखा तो पीपल्स पार्टी भी सफर करेगी। देखिए कांग्रेस में इस वक्त क्यों कांग्रेस इतनी पीछे चली गई है, यही वजह है ना। चले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने उनसे ज़्यादा स्ट्रगल की है मेरे नुक्ते नज़र से, मैंने देखे है। उसके बाद नहीं बनता था बिलावल भुट्टो का। उसके बाद बिलावल भुट्टो को रखते पार्टी में, उनको ग्रूम करते। देखिए मौरूसियत में होने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन आप एक प्रोसेस से आए ना। हमजा शहबाज या मरियम नवाज या और उनके बच्चे आए, पार्टी ज्वाइन करें, पार्टी का एक प्रोसेस हो, उस प्रोसेस से निकलें, उस पोजीशन तक भी पहुँचें। आए, अमेरिका में भी होता है, अमेरिका में जो है सदर के भाई भी लड़ते हैं, लेकिन पहले पार्टी नॉमिनेट करती है, फिर आप इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टी में आप अपनी एक्टिविटीज़ शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑन साहब की ये जस्टिफिकेशन दुरुस्त नहीं है। अगर आप मौरूसियत की मुखालफत करते हैं तो फिर वो हर लेवल पे मुखालफत होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा भी और बेटी भी और वो खुद भी, और इसी तरह और जो लीडर्स हैं वो अपने बच्चों को लाके, अपने भाइयों को लाके, तो फिर आप लीडर को फॉलो कहाँ कर रहे हैं? इसका मतलब आप लीडर को नहीं फॉलो कर रहे हैं ना। वो तो नहीं ला रहा अपने बच्चों को, लेकिन वो मैसेज दे रहा है, तो मैसेज नहीं जा रहा, वो नहीं इस चीज़ को फॉलो कर रहे। तो अगर आपने, और ये सिर्फ यही नहीं है मौरूसियत, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि पिछले 26 साल से इमरान खान पार्टी के चेयरमैन हैं, और ये उनको खुद सोचना है। और मैंने एक ज़माने में उनसे ये पूछा भी था
कि लीडर्स ग्रूम करते हैं। आप अपने सामने अगर किसी को बढ़ता हुआ देखेंगे और बढ़ाएंगे और उसे सपोर्ट करेंगे तो आप एक अच्छी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग लेगेसी छोड़ के जाएंगे। लेकिन क्योंकि उसके बाद ये होगा कि उसके बाद पार्टी बिखर ना जाए, इस वजह से ये किया जाता है। तो मेरा ख्याल है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमने देखा है कि पार्टी में ANP में भी यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि गफ्फार खान, वली खान, असफंद यार, अब उनके ML, चले असफंद यार तक समझ में आता था, क्या ML वली खान क्वालिफाई करते थे? आप ज़रा ANP के पुराने लोगों से जाके पूछ लें। ठीक है, तो ये जमातों को खुद सोचना पड़ेगा। वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान रूसी सियासत की ग्रिप से नहीं निकल सकेगा। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, कॉलमिस्ट मजहर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया, फैसल करीम कुंडी साहब का और इसी तरह से सेंटर अब्बास साहब का इस बहस में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।